तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। हम मोशनल ईएमएफ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, तो लेट्स प्रोसीड फर्दर उसी के अंदर और आगे बढ़ते हैं। देखो जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि ये एक मेरा रेक्टेंगुलर एक लूप है जिस पर ये एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम है। और ये जो वायर है ये फ्री टू मूव है ऑन दिस लूप और इसका वेलोसिटी बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड है। इसका लेंथ लेट से 1 मीटर है और यहाँ पर इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है पूरे में 2 टेस्ला की। तुमसे पूछा है फाइंड करंट इन ऑल ब्रांचेस। फाइंड करंट इन ऑल ब्रांचेस, तो इसको निकालने की कोशिश करो। बड़ा आसान है, ये कंडक्टर मोशन में नहीं है, ठीक है। ये कंडक्टर और तो इसको हम फैराडे से भी कर सकते हैं लेकिन फैराडे से नहीं करेंगे, ठीक है। फैराडे से कर सकते हैं, फैराडे से यहां पर नहीं करेंगे। ये कंडक्टर मोशन में नहीं है तो ईएमएफ नहीं आएगा, मोशन में नहीं है 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 ईएमएफ नहीं आएगा। सिर्फ ये वाला कंडक्टर तुम्हारा मोशन में, सिर्फ इसी में ईएमएफ आएगा। तो यहां पर बैटरी लगा करके तुम आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसको ट्राई करो, ईएमएफ कितना आएगा वो बैटरी लगाओ और फिर उसके बाद करंट को डिस्ट्रीब्यूट तुम्हें करना आता है, मैं उम्मीद करता हूं। तो इसको सारे बच्चे एक बार ट्राई करो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो लेट मी नो, नहीं तो इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। फाइंड करंट इन ऑल ब्रांचेस, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। सभी ब्रांचेस में करंट निकालना है, ट्राई करो बच्चों। तो यहां पर तुम्हारा एक मोशनल ईएमएफ आ जाएगा बच्चों। कितने का मोशनल ईएमएफ आएगा, देखो यहां पर मैंने बना दिया, ये 3 ओम और ये 2 ओम है और वेलोसिटी ऐसे है तो ऊपर पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा और यहां पर ये है 6 ओम, ठीक है। ईएमएफ का वैल्यू बच्चों होगा BLV, क्योंकि B यूनिफॉर्म है, ठीक है। और लेंथ भी जो है वो हमारा हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट है और V हमारा इस तरह से और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो BLV का वैल्यू हो जाएगा 4 to the 8 into में 1, तो ये हो जाएगा 8 वोल्ट। ये ईएमएफ हो गया है। ये 3 ओम है, ये 6 ओम है। 6 और 3 पैरेलल में कितने बनते हैं बच्चों, 2 ओम। तो 6 और 3 कितना बन जाएगा, 2 ओम और 2 और 2 कितना बन जाएगा, 4 ओम। तो इवेंचुअली ये 4 ओम बन जाएगा और यहाँ पे ईएमएफ जो है वो 8 वोल्ट का है। तो यहां से करंट बच्चों IB का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8/4 यानी कि 2 एम्पियर। और उसके बाद हमें क्या करना है, 2 एम्पियर करंट यहां से निकल रहा है, दोनों में डिवाइड होगा तो पैरेलल में डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। लेट से मुझे निकालना है I3, तो मैंने यहां पे लिख दिया I3 का वैल्यू कितना होगा, टोटल करंट 2, ये दो 3 और 6 पैरेलल में है तो 3 + 6। तो मुझे I3 निकालना है तो क्योंकि I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, I = V/R, तो उल्टे वाला रेजिस्टेंस लिखूंगा 3 के साथ 6, तो हो जाएगा 2 into में 6/9 which will be 2/3 which will be 4/3। तो I6 अपने आप ही कितना हो जाएगा, 2 में से 4/3 गए, तो 2 में से 4/3 गए which will be 2/3। तो I6 का वैल्यू इतना हो जाएगा बच्चों, I3 का वैल्यू इतना हो जाएगा बच्चों और IB जो बैटरी से करंट है वो इतना हो गया। ये तीनों हमारे जो है वो आंसर आ गए, इसको तुम नोट कर लो। फिर इसमें मैं एक बात और बता दूंगा कि क्या तुम इसको फैराडे से कर सकते थे, तो पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं फैराडे वाली बात भी एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। लिखो जरा इसको, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, B 2T है, 2 टेस्ला। करो इसको नोट, जो है वो। अब इसमें कई लोग बोलेंगे क्या सर मैं इस क्वेश्चन को वैसे नहीं कर सकता जैसे आपने पहले कराया था, E1 निकालूं, E2 निकालूं और फिर I1 I2 I3 इस तरह से करूं, या I1 I2 I1 + I2 लिख करके उस तरह से करूं, तो तुम उस तरह से भी कर सकते हो, आंसर सेम निकल करके आएगा। बट ये कितना सिंपल रह गया कंपेरेटिवली, है ना। उसमें अगर तुम देखोगे तो फिर तुम्हें यहाँ पर E1 निकालना पड़ेगा, E2 निकालना पड़ेगा, फिर I1 I2 फिर तुम्हें 2 इक्वेशन लगानी पड़ेगी, तो थोड़ा सा ज्यादा लेंथी बने। ज्यादा तो नहीं है, कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ पर तुम करोगे तो वही वैल्यू निकल करके आएगी E1 की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, BL dx/dt, है ना। इसको तुम x मानोगे
है ना, तो बी एल डी बाई डी कितना आएगा, तो वही हो जाएगा, ये तुम्हारा यहाँ पर भी 8 का आएगा, ठीक है, इसमें भी तुम्हारा 8 का आएगा, ठीक है, दोनों का पोलैरिटी अलग होगा। तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो, आंसर सेम ही निकल करके आएगा। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि इमोशनल ईएमएफ कुछ अलग है, तो ये फैराडे ही है, फैराडे वाला ही ईएमएफ है। ऐसे नहीं करना, जैसे अगर मैं तुम्हें दिखाऊं भी, अगर मैं स्ट्रेट रोड में बताऊं, ठीक है, पहले तो तुम ये वाली बात समझ लो ताकि मैं इसको इरेज कर दूं कि अगर मैंने तुम्हें जो E1 E2 वाला फंडा बताया है तुम उससे करोगे तो आंसर सेम आएगा, मैंने निकाल के देखा हुआ तभी मैं बोल रहा हूं, ठीक है, बिना निकाले मैं नहीं बोल रहा हूं। तुम इसमें करना, इसको x मान लेना, इसको भी x मान लेना, दोनों में ईएमएफ निकालना, उनकी पोलैरिटी निकालना, यहाँ पर इसको बोल देना I6, इसको बोल देना I3, इसको बोल देना I3 प्लस I6 और वैल्यू निकालना, सेम निकल कर गई। मैंने निकाला है लिटरली अपने हाथों से, उसके बाद ही मैं ये वाली बात बोल रहा हूँ, और होने भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कोई अलग सा ऐसा नहीं है कि इमोशनल ईएमएफ जो है वो अलग है, ये भी फैराडे वाला ही ईएमएफ है, ठीक है, अलग नहीं। जैसे मैं तुम्हें दिखाऊं भी अगर, लेकिन तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, अगर मैं एक स्ट्रेट कंडक्टर को देखूंगा तो उसमें तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें फॉर्मूला भी दिखाऊं, देखो जरा, अगर मैं फॉर्मूला भी देखूं तो मैं फॉर्मूला देखूंगा ऐसा, इमोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है, ईएमएफ इज इक्वल टू बी वी क्रॉस बी डॉट डीएल, है ना, ये तुम्हारा फॉर्मूला है v क्रॉस बी डॉट डीएल। तो एसटीपी में तुम ऐसे कर सकते हो, अगर ये है a क्रॉस बी डॉट सी है तो ये होता है a क्रॉस बी आ गया, b क्रॉस सी कर दो तो b क्रॉस सी, है ना, a डॉट b क्रॉस सी, और तीसरा क्या रह गया, फिर तीसरा तुम्हारा रह गया है अब c क्रॉस a, है ना, तो c क्रॉस a भी तुम ऐसे कर सकते हो, और ये डॉट डॉट में तो आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सच। तो ये हो गया तुम्हारा b, ठीक है, तो तुम ऐसे इन फॉर्म्स में इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसी को चेंज करूं तो मैं, मेरे को लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकालना है, ठीक है, अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहाँ पे B है, ठीक है, तो मैं B को बाहर निकालना चाहता हूँ, C क्रॉस A करना चाहता हूँ, तो कर सकते हैं। तो B को बाहर निकाल लिया, C यहाँ पर ये, तो C क्रॉस A, ठीक है, इसको मैं इस फॉर्म में, ये तुम सीखोगे वेक्टर के अंदर सीखोगे, ठीक है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, ये तुम सीख जाओगे, ठीक है, वेक्टर के अंदर। तो B dl क्रॉस B लिख सकता हूं, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन भी था, इसको मैं B, इसको मैं लिख सकता हूं dl, इसको मैं लिख सकता हूं dx बाई dt, ठीक है, तो ये और इंटीग्रेशन, ये dt बाहर आ जाता है, d dt ऑफ, और ये बनता है B डॉट dl क्रॉस dx, जिसको मैं एरिया बोल देता हूं, तो B डॉट एरिया। तो ये वही चीज निकल करके आ रही है, अगर तुम देखो तो ये हो गया टोटल फ्लक्स और ये हो गया फ्लक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये दिस इज नथिंग बट डी फाई बाई डी टी, तो ये डी फाई बाई डी टी ही है। तो ऐसा नहीं है कि इमोशनली में कुछ अलग सा कंसेप्ट है, ठीक है। तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर एक रोड तुम्हारी जा रही है इस तरह से, ठीक है, v वेलोसिटी से तुम्हारी जा रही है, इसका लेंथ तुम्हारा l है, ठीक है। तो अगर तुम्हें फैराडे लोग, वैसे अगर मोशन से करोगे तो इस वाले फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा, v क्रॉस b डॉट डीएल से ना, या v जो भी हम निकालते हैं बीवीएल से आंसर आ जाएगा। अगर फैराडे से करो तो तुम्हें कैसे करना है, तो तुम्हें यहाँ पर ये जो डीए है ये तुम्हारा क्या है, इसको समझ लो जरा। तो डीए तुम कैसे बनाओगे, जो लेंथ है, ठीक है, उसको, और जो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो मूवमेंट है उसको तुम्हें लेकर के एक एरिया तुम्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब कैसे एरिया, जैसे अगर ये कंडक्टर लेंथ L है ना, ये तो बड़ा कंडक्टर ले लिया मैंने, खैर एनीवेज बड़े में भी काम चल जाएगा, इसको मैं डीएल ले लेता हूं, लेट्स से ये मेरा डीएल है छोटा सा, ठीक है। तो इस डीएल को लेकर के और जो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसको लेकर के, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन लेट्स से ये वाला हो गया, ठीक है, तो ये dx हो गया, तो ये dl हो गया और ये dx हो गया। ये वाले एरिया के लिए तुम्हें d फाई लिखना है, तो इस वाले एरिया के लिए अगर तुम d फाई लिखोगे तो यही निकल करके आएगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसी है, तो B इंटू में क्या निकल करके आएगा बच्चों, dl dx निकल करके आएगा, ठीक है। फिर उसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो dx बाई dt वेलोसिटी बन जाएगा, तो वही वाली चीज इवेंचुअली निकल करके आएगी। तो तुम ऐसे ऐसे इसको इमेजिन कर सकते हो कि जो भी तुम्हारी रोड है वैसी रोड तुम एक पहले भी मान लो, पीछे भी मान लो, ठीक है, और उसके लिए तुम फ्लक्स जो है वो निकालो तो वैल्यू सेम ही निकल करके आएगी, ठीक है। ऑल्दो एक स्ट्रेट कंडक्टर अपने आप में कोई भी जो है, जो कि वो एक क्लोज लूप नहीं बन रहा है, तो फ्लक्स जो है वो कुछ भी एनक्लोज नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हें फैराडे से ही जबरदस्ती सोल्व करना है उसको इमेजिनरी लूप बना करके, तो तुम इस तरह से इमेजिनरी लूप बना करके काम कर सकते हो। ऑल्दो तुम्हें इसको नोट करने की जरूरत भी नहीं है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए तुम्हें बताया है
कि ऐसा नहीं है कि फैराडे अलग ही कुछ है, ठीक है, या मोशनल कुछ अलग ही है। फैराडे ने जो बात की है वो वाली बात यहाँ भी मोटी मोटी लागू होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लागू नहीं होती। मोशनल और फैराडे दोनों एक ही बात है, तो इससे ऐसे नहीं करना कि कंडक्टर अगर मोशन में, सपोज करो यहाँ पर तो कहानी नहीं है, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें तुम उसको फैराडे वाले से भी कर सकते हो और उसको तुम मोशनल से भी कर सकते हो, और तुम दोनों से करने लग जाओ कि एक तो मोशनल का आ गया और 2 फैराडे के ईएमएफ आ गए, 3 ईएमएफ आ गए, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, उस तरह से काम नहीं करना है। तो ज्यादातर आमतौर पर क्या है, जब भी कंडक्टर मोशन के अंदर होता है तो हम मोशनल ईएमएफ से क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, फैराडे वगैरह में जाने की हम जो है वो जरूरत महसूस नहीं करते। और अगर कंडक्टर मोशन में नहीं है, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया है कि ये मेरा सर्कल है और बी का वैल्यू KT है, अब इसको कैसे करोगे मोशनल से, इसको तो नहीं कर पाओगे, तो इसको हम फैराडे से करते हैं, ठीक है। तो आमतौर पर हम क्या करते हैं, जब भी कंडक्टर मोशन में आता है तो मोशनल ईएमएफ से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, थोड़ा ज्यादा इजी बनता है कंपेरेटिवली। लेकिन अगर कंडक्टर मोशन में नहीं है फिर हमें सोल्व करना है तो मोशनल ईएमएफ फेल हो जाएगा वहां पर, और फिर हम उसको फैराडे वाले तरीके से करेंगे। तो ये भी मोर और लेस जो है वो कहानी सेम ही है, ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग से कोई ईएमएफ आ गया है, ठीक है, या 2 ईएमएफ हो गए, एक मोशनल हो गया, एक फैराडे वाला हो गया है। तो ये अंदर से जो है दोनों लिंक्ड हैं और अंदर से दोनों जो है वो एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अननेसेसरी हम इस तरीके से नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी को लिखना हो तो वो लिख सकता है। तो यहाँ पर तुम चाहो तो ये लिख सकते हो कि फैराडे, ये मोशनल ईएमएफ एंड फैराडे जो है वो सॉर्ट ऑफ इक्विवेलेंट ही है, मतलब यानी कि रिलेटेड है दोनों, ठीक है। तो मोशनल ईएमएफ और ये फैराडे तुम्हारे रिलेटेड ही है, ठीक है, फैराडे लो। तो ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग है, ठीक है, तो ये आपस में, ठीक है, रिलेटेड ही है। जितने क्वेश्चन हम करें ऐसे इमेजिनरी लूप बना करके उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे तुम ऐसे करना, पहले रोड ले लेना, फिर dt टाइम बाद रोड कहाँ होगी वो ले लेना, और उस एरिया के लिए काम कर लेना, तो फैराडे से भी निकल करके आ जाएगा। बात समझ में आ गई है। लेंथ ऑफ रोड ले लिया तुमने, वेलोसिटी v है, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद ये dx मूव कर जाएगा। अब इस एरिया के लिए तुम जो है वो डी निकाल करके इंटीग्रेट कर दो, कहानी कर दो, वहां से भी आंसर निकल के आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको अलग मत समझना, ठीक है, दोनों से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो किसी को लिखना है तो लिख लो, वैसे ये अननेसेसरी है, ये तुम्हारे बोर्ड में भी नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन किसी को अगर समझ बनाना हो तो वो लिख सकता है। मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं एक आधे क्वेश्चन की ओर। कर लो इसको नोट। A wire of length 4 meter a wire of length 4 meter placed normal to plane of magnetic field, placed normal to plane of magnetic field plane of B का वैल्यू दे रखा है 2i कैप प्लस 4j कैप। साथ लिखते रहो बच्चों। इट इज मूविंग, चलो बंद कर दिया। इट इज मूविंग with speed या velocity, it is moving with velocity 4i cap plus 6j cap plus 8k cap। find EMF induced है ना, तो find value of induced EMF। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बस फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। थोड़ा सा बस देखो, तुम्हें फॉर्मूला लगाना है v क्रॉस b डॉट एल, यहाँ पे क्योंकि b और v यूनिफॉर्म ही है, ठीक है। b क्रॉस v डॉट एल, तो b वेक्टर दे रखा है, v वेक्टर दे रखा है, सिर्फ l वेक्टर निकालना है। l वेक्टर का तुम्हें मैग्नीट्यूड दे रखा है और डायरेक्शन के लिए भी कुछ ना कुछ बता रखा है कि कैसे रखा हुआ है वो। थोड़ा दिमाग लगा कर देखना है कि उसका डायरेक्शन तुम्हें कौन सा लेना है, ठीक है। तो वो तुम देखना, इसके लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है, प्लेस नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ, ठीक है। तो इससे तुम थोड़ा सा लेंथ का जो है वेक्टर फॉर्म में निकाले ना, और फिर तुम्हें सिंपली वेक्टर प्रोडक्ट करना है v क्रॉस b डॉट एल, वहां से आंसर आ जाना चाहिए। तो सारे बच्चे ट्राई करो, साइन का कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वैल्यू निकालनी है, उसकी मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सारे बच्चे इसको ट्राई करो, नोट करो और ट्राई करो।
तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें फॉर्मूले लगाना और तो कुछ भी नहीं करना, बस हमें ध्यान रखना है कि बी का दे रखा है वेक्टर फॉर्म में, वी भी दे रखा है, लेकिन एल वेक्टर फॉर्म में नहीं दे रखा। थोड़ा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है कि एल उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन से प्लेन में? आईजे प्लेन में। तो आईजे प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा तुम्हारा? के कैप होगा। तो यहां पर हम लिख देंगे लेंथ जो है वो हमारा क्या हो गया? 4k कैप। ऐसा क्यों है? क्योंकि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बी, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बी। तो इससे कई लोग बोले सर माइनस के कैप नहीं लिख सकते हो, लेकिन वैल्यू बतानी है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उससे सिर्फ पोलैरिटीज उसकी चेंज हो जाएंगी, ठीक है, और ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये हमारा लेंथ हो गया 4k परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बी, ये हमने लेंथ लिख दी है, ठीक है। अब यहां पर हमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, ईएमएफ इज इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट एन, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं लूं तो v का वैल्यू कितना है बच्चों? v का वैल्यू है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वो है 2i कैप प्लस 4j कैप। डॉट एल, एल कितना है? 4k कैप, ठीक है। अब अगर तुम चाहो थोड़ा सा स्मार्टली कर सकते हो, ठीक है, बेवकूफों की तरह नहीं करना है। देखो जरा, ये नहीं इरेज कर रहा मैं, तो देखो इवेंचुअली तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट होगा के के साथ। तो तुम जानते हो के के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो सिर्फ के का ही हो सकता है या माइनस के का। आई और जे का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0। तो उन टर्म्स को लिखने की जरूरत ही नहीं है। देखना जरा कैसे कहानी होगी। तो ईएमएफ अगर हम करें तो पहला आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे के, तो 4 चौक 16, तो ये आ गया 16k, अच्छी बात है। जे क्रॉस आई माइनस का के, 6 टू 12, तो माइनस का 12k है, अच्छी बात है। जे क्रॉस जे 0, ठीक है। आगे k का इन दोनों के साथ लिखने की जरूरत नहीं है। k क्रॉस आई क्या बनेगा? j, इवेंचुअली डॉट क्या बनेगा? 0। k क्रॉस j क्या बनेगा? i, इवेंचुअली डॉट क्या बनेगा? 0। तो k के साथ इन दोनों का जो वेक्टर का वैल्यू आएगा उसको तुम्हें लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बनेगा k के परपेंडिकुलर। तो i वाले में बन जाएगा j, j वाले में बन जाएगा i, लेकिन उन दोनों का डॉट k के साथ कितना होगा? 0। तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो k का तुम इसके साथ लोगे क्रॉस प्रोडक्ट, चाहे इसके साथ लोगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या होता है? दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो एक तो k इन्वॉल्व है ही, तो k के परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया? या तो i होगा या j होगा, ठीक है। और i हो या j हो, k के साथ डॉट कितना होगा? 0 होगा। तुम चाहो तो लिख सकते हो 8 टू 16 और k क्रॉस i कितना होगा? j, तो 16j लिख सकते हैं, लेकिन लिखने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली डॉट किसके साथ होने वाला है? 4k के साथ। तो ये j डॉट k 0 बनने वाला है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन वाइज। सिर्फ मैंने इतना ही लिखा। इसका मतलब यही नहीं है कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये आया, नहीं, इसमें 2 टर्म्स और आती, लेकिन उनका डॉट 0 बनने वाला था, उनको मैंने नहीं लिया है, ठीक है। अब ये आसान हो गया, 16 में से 12 गए 4, तो 4 चौक 16, ईएमएफ का वैल्यू बच्चों 16 निकल करके आ गया, 16 वोल्ट। इसको नोट कर सकते हो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, करंट है इसमें I, ये तुम्हारा एक PQ का एक कंडक्टिंग रोड है जो कि ऊपर मूव कर रहा है वेलोसिटी v से। तो तुमसे पूछा है कि EPQ का वैल्यू कितना होगा, और ये गिवन है कि इसका लेंथ जो है वो L है और ये जो डिस्टेंस है ये A, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पर मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, रोड के अलग अलग पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा। इसका मतलब मुझे इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, v क्रॉस b डॉट डी है। तो एक एलिमेंट लेना किसी भी x पे dx और उसके लिए काम करना, एप्रोप्रिएट लिमिट पुट करना, आंसर आना चाहिए। ट्राई करो सारे बच्चे, इसको बड़ी आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। किसी भी x के ऊपर
हमने ये dx माना, अब सिर्फ इस वाली वायर के लिए ही काम करेंगे। l इरेज करता हूं थोड़ा सा, हम जानते थे इसका लेंथ l है, तो x पर मैंने मान लिया dx, ठीक है, ये लेंथ l है, नीचे लिख देता हूं, ठीक है। तो x पर तुमने क्या ले लिया बच्चों, dx ले लिया। इस वाले एलिमेंट के लिए काम करें, इस वाले के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा ना, कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई x। जाहिर सी बात है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि तुम x यहां से भी मान सकते हो। अगर x यहां से मानोगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई a प्लस x। अगर यहां से मानोगे तो लिमिट पुट करेंगे 0 से l, और अगर x यहां से मानोगे तो लिमिट पुट करेंगे a से a प्लस l। वो मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। एनीवेज, तो अगर हम देखें तो b अंदर हो गया, ठीक है, b अंदर होगा, वेलोसिटी ऊपर हो गया, dx ऐसे हो गया, तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, लेकिन एक एलिमेंटल लेंथ के लिए है, ठीक है। तो एलिमेंटल लेंथ के लिए मैं bl भी लगा सकता हूं, तो यहां पे बोलूंगा de का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, d का वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ bl, ठीक है, जो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। b का वैल्यू म्यू नॉट आई, ठीक है, वैसे टेक्निकली अपने को ये लिखना चाहिए, टेक्निकली क्या लिखना चाहिए अपने को, d का वैल्यू ऐसे, या e का वैल्यू लिखना चाहिए अपने को रेदर v क्रॉस b डॉट डी है, ठीक है, लेकिन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो यहां पे मैंने लिख दिया बी वी डी एक्स, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तीनों, तो साइन 90 आएगा, कोस 0 आएगा, ठीक है। b का वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई x, वेलोसिटी तो v है, और ये लेंथ जो है वो dx है, ठीक है। तो यहां पर हमारा म्यू नॉट बाहर आ गया, i बाहर आ गया, म्यू नॉट बाहर, i बाहर, 2 पाई बाहर, v बाहर, और dx बाय x का हो गया log x। अब x देखो, x तुम्हारा वेरिएबल हो गया, ठीक है, x है यहां से, तो रोड का पहला पॉइंट कितने पे बच्चों, a डिस्टेंस पे, आखिरी पॉइंट a प्लस l पे, तो लिमिट पुट कर दी a से a प्लस l, तो वैल्यू आ गया म्यू नॉट आई v अपॉन में 2 पाई log a प्लस l अपॉन में a। तो ये तुम्हारा जो है वो b का वैल्यू निकल करके आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर तुम ये वाली बात भी बोल सकते हो क्या, कि अगर मैं x यहां से मानता तो फिर मेरा मैग्नेटिक फील्ड होता म्यू नॉट आई अपॉन में a प्लस एक्स, फिर x अगर मेरा यहां से होता तो पहला पॉइंट 0 डिस्टेंस पे, आखिरी पॉइंट l पे, लिमिट 0 से l होता, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई a प्लस एक्स होता, ठीक है। तो वो इंटीग्रेशन अपने आप ही log a प्लस एक्स बनता, और तुम लिमिट पुट करते 0 से l, तो यही वाली वैल्यू बनती log a प्लस l अपॉन में a। तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो ऐसे अगर हमारा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो हम उसमें ऐसे डील करते हैं। इस क्वेश्चन को तुम नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रेजिस्टेंस R है, इसका लेंथ L है, ये वेलोसिटी V है, ठीक है। तो पूछा है इसमें फाइंड इंड्यूस्ड करंट इन रेजिस्टेंस R, इन R लिख देता हूं, व्हेन PQ, ये PQ है, व्हेन PQ इज एट डिस्टेंस B फ्रॉम इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, और ये दे रखा है A, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों ट्राई करो, मैं आगे आ गया हूं तो थोड़ा दोबारा से रीफोकस होगा, खैर एनीवेज करो इसे दोबारा से ट्राई। फाइंड इंड्यूस्ड करंट इन R व्हेन PQ इज एट डिस्टेंस B फ्रॉम इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ये सवाल है।
अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ बी यूनिफॉर्म है कि नहीं है, तो बच्चे आमतौर पे बोलते हैं सर इसका तो बी नॉन यूनिफॉर्म होता है। लेकिन समझने की कोशिश करो, ये मोशन में नहीं है तो इसमें तो मोशन ईएमएफ नहीं आएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ ये वाला कंडक्टर मोशन में है। तो इस वाले कंडक्टर पे तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो भी होगा, अब देखो यहाँ पे बी तुम्हारा जो है वो टाइम में वेरिएबल नहीं है, वो सिर्फ डिस्टेंस में वेरिएबल है। और किसी भी पॉइंट पर जब ये वायर लेट से यहां पर है, तो ये यहां से लेकर के पूरी वायर के लिए जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो पूरी वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम आने वाला है। वो बात अलग है कि यहां पर अगर वायर है तो अलग भी होगा, यहाँ पे वायर है तो अलग भी होगा, यहाँ पे वायर है तो अलग भी होगा, यहाँ पे वायर है तो अलग भी होगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूरी वायर के लिए बी अलग अलग नहीं है, जैसे पीछे वाले केस में था, किसी भी टाइम पे पूरी वायर के लिए बी अलग अलग था। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि एट एनी टाइम टी द मैग्नेटिक फील्ड फॉर वायर या फिर एट वायर पी क्यू इज यूनिफॉर्म। ठीक है, तो वो टाइम में जो है वो टेक्निकली हम ये नहीं कहेंगे पूरी वायर के लिए बदल रही है। हाँ ये जरूर है, अगले टाइम पे देखोगे तो कुछ और हो चुकी, क्योंकि रोड तुम्हारी आगे मूव कर चुकी होगी। ठीक है, तो उस तरह से वो बदल रही है, लेकिन किसी भी इंस्टेंट पर पूरी वायर के लिए एक ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां पे मैं लिखूंगा फॉर एनी टाइम टी बी इज यूनिफॉर्म ओवर वायर पी क्यू। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूरी वायर पे एक ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि ईएमएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर BLV हो जाएगा, जहां पे B का वैल्यू कितना होगा बच्चों, तुम्हें बताना है जब डिस्टेंस जो है वो यहां से कितना है, B है ना, इस वाली वायर का फाइंड इंड्यूस करंट इन आर व्हेन PQ वायर इज एट डिस्टेंस B फ्रॉम इनफाइनाइटली लॉन्ग। जब ये डिस्टेंस B हो जाएगा, तो अगर B हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई B, और लेंथ L है और वेलोसिटी इसका v दे रखा है, तो ये तुम्हारा ईएमएफ हो जाएगा। तो करंट का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट ILV अपॉन में 2 पाई b, और ये तुम्हारा रेजिस्टेंस जो है वो 1 अपॉन में r हो गया। तो ये तुम्हारा इंड्यूस करंट जो है वो होगा उस इंस्टेंट पर जब ये वायर यहां से b के डिस्टेंस पे होगी। ठीक है, तो यहां पे तुम्हें इंटीग्रेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर वायर ऐसे रखा है तो जरूरत नहीं है, ऐसे रखा है तो फिर तुम्हें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा कि बी वेरिएबल है, टाइम में भी वेरिएबल है इस रोड के लिए, है ना। वैसे टाइम में वेरिएबल नहीं है, अच्छा इसको हटा दें पूरे को तो टाइम में वेरिएबल नहीं है। अगर 1 सेकंड पे देखोगे तो यहाँ पे वही मिलेगा, 2 सेकंड पे देखोगे तो वही मिलेगा, 3 पे देखोगे तो वही मिलेगा, तो टाइम में वेरिएबल नहीं है। किसमें वेरिएबल है, डिस्टेंस में वेरिएबल है। लेकिन इस रोड के लिए अगर तुम देखो तो टाइम में वेरिएबल है, क्योंकि रोड थोड़े टाइम बाद आगे चली जाएगी, और आगे चली जाएगी। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पूरी वायर के लिए, क्योंकि वायर में एक्स नहीं बदल रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बदल रहा है, किसी भी टाइम पे एक्स के साथ बदल रहा है, तो वायर में तुम्हारा एक्स जो है पूरे के लिए सेम है, तो पूरी वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा यूनिफॉर्म होगा। तो फिर हमें इंटीग्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, हमें तो वायर के ऊपर ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, बाकी से हमें क्या लेना देना है। ठीक है, कर लो इसको नोट, डाउट है तो पूछ लो, तुम चाहो तो मैं इसको फैराडे से भी करके दिखा देता हूं तुम्हें। ए का कोई सिग्निफिकेंस नहीं आया है, क्योंकि उसने जो डिस्टेंस है वो वायर से दे दी है बी। अगर यही डिस्टेंस उसने दिया होता इस वाले एंड से, है ना, अगर ऐसे बोला होता कि ये ए बी एंड है और वायर पी क्यू इज एट डिस्टेंस बी फ्रॉम ए बी, तो फिर वो ए का यहाँ पे यूज आया था। यहाँ पे अभी ए का कोई भी यूज नहीं आया है ना। तो कल को ऐसा हो सकता है कि वो यहां से तुम्हें डिस्टेंस दे दे बी ये वाला, तो फिर ए का यूज आ जाएगा, नहीं तो कोई यूज नहीं आया। हाँ बोलो। सीधा कर सकते हैं, सेम ही रहेगा, हाँ डायरेक्टली कर सकते हैं। और अगर उसके परपेंडिकुलर में है लेंथ हमारी इनफाइनाइट कंडक्टर की, तो फिर हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल वही, परपेंडिकुलर नहीं बोलना चाहिए। अगर वायर के लिए जो है वायर का, अगर इस वाली वायर से इस वायर का डिस्टेंस जो है वो 2 पॉइंट्स का अलग अलग आ रहा है, तो कोई जरूरी नहीं परपेंडिकुलर हो, ऐसे एंगल पे भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर ये वाली वायर एक ही डिस्टेंस पर है पूरी पूरी, तो बिल्कुल ठीक है तुम्हारा, तो वो एक डिस्टेंस पे कब होगी, दोनों पैरेलल होंगी। ठीक है, तो जब दोनों पैरेलल है तो डायरेक्ट मारो, अगर पैरेलल नहीं है तो फिर तुम्हें जो है वो इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे वो परपेंडिकुलर हो चाहे किसी एंगल पर हो। एंगल पे भी क्वेश्चन बन सकता है, बल्कि अच्छा क्वेश्चन बनता है किसी एंगल पे, वो भी हम देख लेंगे।
ठीक है, तो बिल्कुल ठीक कंक्लूजन है कि अगर पैरेलल है तो सीधा डायरेक्ट मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं, नोट कर लो जल्दी से इसको। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे है, थोड़ा सा कठिन लग सकता है कई लोगों को। ये एक कंडक्टिंग पैराबोला है, एक वायर है जो कंडक्टिंग पैराबोला के फॉर्म में है, ऐसे। ये एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है बच्चों, देखो जरा, एक सेकेंड में ख्याल से चली गई होगी तो आवाज वगैरह, आवाज तो मेरे ख्याल से आ रही है ना, बस वीडियो चली गई है, अभी वापस ले आते हैं। ठीक है, देखो वीडियो भी आ गई है। तो क्वेश्चन कैसा कुछ है, ये एक तुम्हारा पैराबोला की शेप है, ठीक है, ये कंडक्टिंग वायर है इन शेप ऑफ पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका वर्टेक्स वर्टेक्स जो भी होता है ये ओरिजिन पे है, ठीक है। एक रोड है जो कि w एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर मूव कर रही है, ये एक रोड है, ठीक है। तो रोड इज moving up with acceleration w. Find induced EMF as function of y. तो ये वाली चीज तुम लोग बच्चों ट्राई कर सकते हो, करो इसको ट्राई, क्या होना चाहिए, ठीक है। देखने में मुश्किल लग रहा है बट मोशनल ईएमएफ से करोगे तो इतना भी मुश्किल नहीं है। किसी टाइम टी पे मान लेना तुम ये वाई हाइट पे है, ठीक है, तो अपने आप ही तुम्हारा रोड का लेंथ भी निकल आएगा। मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दूं, थोड़ा सा हिंट दे दूं तुम्हें। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो है वो बी है अंदर की तरफ, वो तो गिवन है, ठीक है। तो हल्का सा हिंट दे देता हूं, फिर तुम इसको करने की कोशिश करना। देखो तुम्हें चाहिए, देखो बी यूनिफॉर्म है, ठीक है, और वेलोसिटी पूरी रोड का एक ही है, तो तुम्हें चाहिए बेसिकली बीएलवी। बीएलवी के लिए बी गिवन है, तुम्हें चाहिए लेंथ और तुम्हें चाहिए वेलोसिटी। वेलोसिटी बड़ी आसानी से निकल करके आ सकती है क्योंकि तुम्हें एक्सेलरेशन दे रखा है, ठीक है। अच्छा, ये चीज भी दे रखी होगी प्रॉब्ली कि t इज इक्वल टू 0 पर ये ओरिजिन पर है, ठीक है, ये वाली चीज दे रखी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो तुम t इज इक्वल टू 0 पे इसको ओरिजिन पे मानना, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 पे रोड को ओरिजिन पे मानना, तो रोड तुम्हारा किस पे था, ओरिजिन पे था, ठीक है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, ये वाला लेंथ तुम निकाल सकते हो अगर तुम्हें हाइट मालूम पड़ जाए, क्योंकि अगर तुम्हें हाइट मालूम पड़ जाए तो y इज इक्वल टू ए एक्स, कैसे तुम्हारा x का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो जो x होगा उसका हम ट्वाइस x कर देंगे तो लेंथ ऑफ रोड आ जाएगा। और वेलोसिटी भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि इसे हमें इसका एक्सेलरेशन दे रखा है, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से निकाल सकते हैं। तो t इज इक्वल टू 0 से रोड ओरिजिन से स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन विद एट रेस्ट, मतलब ना, तो t इज इक्वल टू 0 पे रोड जो है वो थी, t इज इक्वल टू 0 पे रोड एट रेस्ट अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर आ गई हैं, तुम थोड़ा ट्राई करो इसको, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आ जाएगा बड़ी आसानी से। थोड़ा सा काइनेमेटिक्स है और थोड़ा सा मोशनल ईएमएफ और कुछ भी नहीं है। फंक्शन होना चाहिए y का, टाइम को एलिमिनेट करना है अगर टाइम आ रहा है, काइनेमेटिक्स से एलिमिनेट हो जाएगा, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इस तरह के छोटे मोटे फंड है। बस दो तीन कंसेप्ट को मिला करके क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। देखो जरा कैसे करेंगे।
तो ये मैं इरेज कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं तुमने लिख लिया होगा। W इसका एक सोल्यूशन है, ठीक है। तो देखो तुम्हें चाहिए ईएमएफ, ईएमएफ तुम्हारा बन जाएगा BLV। BLV तो पहले तो वेलोसिटी ही निकाल लेते हैं, ठीक है। वेलोसिटी कितनी होगी, हमें y के फॉर्म में निकालनी है, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा इवेंचुअली। तो यहां पे करके काम शुरू करते हैं। तो वेलोसिटी होगी तुम्हारी u प्लस 80, ठीक है। तो u तुम्हारा है 0, एक्सेलेरेशन तुम्हारा है w, और ये हो गया टाइम t, ठीक है। तुम्हें एज अ फंक्शन ऑफ y बनाना है, तुमने मान लिया किसी भी टाइम पर ये y हाइट पर होगा, ठीक है। बट ये v तुम्हारा t का फंक्शन आ गया, तुम्हें t का फंक्शन नहीं चाहिए, तुम्हें किसका फंक्शन चाहिए, y का। तुमने एक और लगाया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्केयर। s का वैल्यू y, u 0, t ये हाफ w t स्केयर। तो यहां तुमने t निकाल लिया 2y बाई w अंडर रूट। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो ये v का वैल्यू आ जाएगा बच्चों w इंटू में अंडर रूट 2y बाय w, ठीक है। जिसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2yw, ठीक है। ये आ गया। अब हमें चाहिए लेंथ ऑफ द रोड। तो अगर ये y हाइट पर है तो लेंथ देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है। लेंथ को मैं यहां पे कर लेता हूं। तो ये पहला हो गया मेरा, ये सेकंड। तो लेंथ कैसे निकालेंगे बच्चों, y ही तो हम लेंथ y से निकाल सकते हैं। तो हम बोलेंगे अगर y दे रखा है ये, तो x कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो x का वैल्यू हो जाएगा y बाय a अंडर रूट। तो लेंथ ऑफ रोड कितना हो जाएगा 2x, है ना। उतना ही x इधर, उतना ही x इधर। तो 2, थोड़ा सा मैथमेटिक्स ज्यादा है बल्कि इस क्वेश्चन में, 2 रूट y बाय a, ये इसका लेंथ ऑफ रोड हो जाएगा। बस फिर आ गया आंसर। तो इसमें हमारा y है ना, y है बस। b LV, b का वैल्यू b, लेंथ का वैल्यू ये 2 रूट y बाय a, और वेलोसिटी का वैल्यू रूट 2 yw। तो ये b है और ये है 2 रूट 2, पहले लिख देते हैं 2 रूट 2, और ये b, और ये y और y बाहर आ जाएगा, और ये अंडर रूट ऑफ w बाय a। तो ये तुम्हारा ईएमएफ का वैल्यू हो जाएगा। तो एज अ फंक्शन ऑफ y हमने निकाल दिया है। तो ज्यादा मुश्किल नहीं था, सिंपल ही था, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें, ईएमआई का तो कख भी नहीं है, ठीक है। तुमने बस वो v निकाला एज अ फंक्शन ऑफ y, और फिर तुम सीधा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a से भी निकाल सकते थे, ठीक है। अननेसेसरी मैंने v इज इक्वल टू u प्लस 80 किया। बढ़िया होता अगर मैं थर्ड इक्वेशन लगा देता ना, कितनी आसानी से आया था ये, है ना। उसी से निकाले, हाँ उससे निकालो, ज्यादा बेहतर है, तुम्हें नोट करने में आसानी होगी, ठीक है। तो किससे निकाल लेते हैं, उससे निकाल लेते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a का वैल्यू w, ये y, तो v का वैल्यू हो गया रूट 2w1, ठीक है। कितनी आसानी से v आ गया, और लेंथ भी आसानी से आ गया, BLV लगा दिया। तो कहने को ये दिखने में मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तुम्हें थोड़ा अपना एरिया अंडर कर्व का प्रैक्टिस करना हो तो इसको फैराडे लॉ से करके देखना। इसके लिए फ्लक्स निकालना पड़ेगा, b दे रखा है, एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया कैसे निकालोगे, एरिया तुम आमतौर पर कैसे निकालते हो, y dx इंटीग्रेशन करके निकालते हो। यहाँ पे y dx नहीं करना इंटीग्रेशन तुम्हें यहाँ पे dy के साथ करना पड़ेगा, मतलब इस एक्स से करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तभी तुम्हें एरिया निकलेगा। उम्मीद करो तुम्हें मालूम होगा कैसे निकालते हैं एरिया, मैथ में तुम्हें सिखाया होगा सर ने। अगर एरिया निकालना है किसी भी कर्व के अंडर में, तुम क्या करते हो, ये y और ये dx ये लेते हो, फिर इसको इंटीग्रेट करते हो। लेकिन यहाँ पे तुम्हें एरिया ये वाला नहीं चाहिए, यहाँ पे तुम्हें एरिया चाहिए x के साथ, मतलब सॉरी y x के साथ चाहिए तुम्हें, ऐसे ये वाला एरिया चाहिए तुम्हें। तो इसमें फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसे तुम्हें इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये बेसिकली dy होगा और ये तुम्हारा x होगा। तो इसमें तुम्हें x dy इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तब तुम्हारा ये वाला एरिया आएगा, है ना। तो तुम चाहो तो, अब ये फिजिक्स नहीं है टेक्निकली, चाहो तो अपना मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस कर सकते हो, एरिया अंडर कर्व का, है ना। और फैराडेस लॉ से निकालना, इसका आंसर सेम निकल करके आना चाहिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, इसको नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही रखेंगे।